हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की स्टेट को बताता है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये पेंसिल है और अगर ये पेंसिल इसी पोजीशन पर पड़ी रहेगी, मतलब टाइम के साथ इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, तो ये रेस्ट में है। लेकिन अगर ये टाइम के साथ मूव करेगी, जैसे अब मूव कर रही है, तो इसकी जो पोजीशन है ना वो चेंज हो रही है। तो ये जो मोशन में है, तो मतलब जब जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, उसे हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। जो टाइम के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता वो होता है रेस्ट। तो मोशन इट इज़ अ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन। मोशन वैसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब लीनियर लाइन में, और वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें एक ही एक्सिस होती है। जैसे ग्राफ की हमारी दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वन डायमेंशनल मोशन वो होता है जिसमें एक ही एक्सिस काम करती है। जैसे या तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में मूव करेगा या हमारा वाई एक्सिस में मूव करेगा, मतलब वो दोनों में मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक टाइम पर एक ही एक्सिस में मूव करेगा। तो मोशन को आगे स्टडी करने से पहले हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल पाथ ट्रेवल, कि हमने कितनी ट्रैवलिंग की है, टोटल कितना रास्ता हमने कवर किया है, तो वो होता है हमारा डिस्टेंस, कि हमने एक्चुअल में कितना रास्ता ट्रैवल किया है, चला है। डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं और उनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है ना, शॉर्ट डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल से एक बार फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके घर से स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर दूर है, मतलब आपके घर से जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर दूर है। तो ये 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आपका जो एक पॉइंट है आपका स्कूल, दूसरा पॉइंट है आपका घर, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्ट वाला रास्ता है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट रास्ता कैसे? अगर आपको स्कूल जाना है तो मतलब आपके पास बहुत सारा टाइम है ना, जल्दी रेडी हो गए, तो आप ऐसे घूम कर भी स्कूल जा सकते हो ना। तब जब आप ऐसे घूम कर जाओगे तो आपने क्या किया है, आपने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि आप ऐसे ऊपर से घूम के गए हो, तो आपका जो डिस्टेंस है, मतलब जो एक्चुअल पाथ है जो आपने कवर किया, एक्चुअल पाथ, तो वो है आपका 5 किलोमीटर का। आपने ज़्यादा रास्ता कवर किया है। आपको क्लियर हुआ कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा एक्चुअल पाथ, कि हमने कितनी ट्रैवलिंग की है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, होप आपको वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट 4, तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ना, उसमें हमने लिखा है कि इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने बोला है जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। दूसरी साइड डिस्प्लेसमेंट में हमने लिखा है इट कैन बी इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस, मतलब या तो ये इक्वल होगा या मतलब लेस होगा। तो इन दोनों पॉइंट को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार, कि डिस्टेंस ग्रेटर कैसे होगा और डिस्प्लेसमेंट लेस कैसे होगा। तो अब आप मान लो कि आप स्कूल के लिए हो गए हो लेट। अब आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप ऊपर से घूम कर स्कूल जा सको, तो आप ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही जाओगे थी, मतलब आप शॉर्टेस्ट जो आपका डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप उसी रास्ते से स्कूल चले जाओगे। तो इस केस में आपका क्या होगा, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थी और जो आपका डिस्टेंस था, ये दोनों ही इक्वल हो गए हैं 3 किलोमीटर, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं था, तो आप शॉर्टकट वाले जो शॉर्टेस्ट पाथ था ना उसी रास्ते से स्कूल चले गए।
तो अब हमने क्या देखा कि हमारा जो डिस्टेंस था वो ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट हो सकता था। मतलब जो हमने पढ़ा था कि जो हमारा डिस्टेंस है वो ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट हो, तो वो हमने यहाँ चेक कर लिया कि अगर तो हमारे पास अच्छा खासा वक्त है तो ऊपर से घूम के जाएंगे तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम हो रहे हैं स्कूल के लिए लेट तो हम उसी शॉर्टेस्ट पाथ से स्कूल पहुँचेंगे तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट के केस की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी और डिस्टेंस के लेस होगी। तो इक्वल वाला पार्ट तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। लेस देन तो अब वो ऑब्वियसली होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो वो तो डिस्टेंस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता किसी केस में। होप अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट और फोर्थ दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हमारे पास डायरेक्शन, सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास जो होता है वो एक एग्जैक्ट डायरेक्शन होती है। तो हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को एक बार समझ लेते हैं। डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप घर से निकले, इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए, जैसे मर्जी घूम घाम के स्कूल में पहुंच गए, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। मतलब कौन सी भी डायरेक्शन में आप इधर उधर जाओ आप पहुंच गए। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है हमारा वेक्टर। वेक्टर मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, मतलब अगर अपने घर से निकलोगे इस तरफ की डायरेक्शन को जाओगे तभी आपका स्कूल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है जो 3 किलोमीटर की है। होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, के जो डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो क्लियर ही है, अगर आप 2 कदम भी चलोगे ना तो वो पॉजिटिव में ही काउंट होगा। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो अब हम इन तीनों केसेस को चेक कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब ज़ीरो होगी। तो पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को। तो मान लेते हैं कि आप एक पॉइंट है O और पॉइंट है B, A। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है हमारा 80 किलोमीटर का। तो अब जब तो हम इस डायरेक्शन में जाते हैं एक डायरेक्शन में, तो ये होती है हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अब हमने क्या किया, पॉइंट ए से इधर को मूव किए कुछ पॉइंट बी तक। तो ये जो हमारा डिस्टेंस था जो ऑपोजिट डायरेक्शन में था इस तरफ, ये होगा नेगेटिव और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है मान लो हमारी 50 किलोमीटर्स की। क्लियर। तो अब हमने जो ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी पॉइंट ओ और बी की ये निकालनी है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए हम सिंपल करेंगे कि जो हमारा है पॉइंट, हमारा जो +80 है वो माइनस हो जाएगा 50 के साथ। इस साइड के डायरेक्शन के लिए प्लस, ऑपोजिट के लिए नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस, तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा +30, क्योंकि साइन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जो हमारी टर्म ग्रेटर होती है उसका साइन आता है। तो ये था हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अब हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम हमारे पास एक पॉइंट है O, हमने उससे मूव किया तो हम चले गए एक पॉइंट A तक जिसका जो डिस्टेंस है हमारा वो है हमारा 80 किलोमीटर का। तो उसी पॉइंट A से अब हम ये था हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसी पॉइंट A से अब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन को ट्रैवल किया और किसी पॉइंट B पर चले गए। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है मान लो ये है हमारा 100 किलोमीटर का। इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, सो नेगेटिव होगी। तो अब हमें जो पाथ है वो निकालना है A और B का। ये हमें डिस्प्लेसमेंट A और B की निकालनी, B और O की निकालनी है कितनी होगी। तो अगेन वैसे ही जो 80 किलोमीटर है वो है हमारा प्लस में और 100 जो हुआ है वो है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में। सो प्लस माइनस माइनस और साइन डायमेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारी नेगेटिव। होप आपको डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ आ गई होंगी।
नेक्स्ट हम करते हैं ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट का केस। ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है कि मान लो आपके पास एक पॉइंट है ए, आपने इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, पूरा एक राउंड कंप्लीट किया और वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए। तो अब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और आपका एंडिंग पॉइंट है, ये दोनों ही आपके सेम है। मतलब अब आपका कुछ ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है नहीं कवर करनी, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम है, तो इस केस में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है ज़ीरो। होप अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमें कवर करना है स्पीड एंड वेलोसिटी को। तो जो स्पीड होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट मतलब जो होता है वो होता है डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब जब डिस्टेंस हमारा टाइम के साथ डिवाइड होता है, मतलब हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे हम चेक करते हैं स्पीड से। वेलोसिटी होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमारी टाइम के साथ जो पोजीशन में चेंज आया है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो होती है हमारी वेलोसिटी। जैसे अब हमारा डिस्टेंस था वो स्केलर क्वांटिटी था, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। उसी तरीके डिस्प्लेसमेंट हमारा जो था वो था वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्पीड भी कैन नॉट बी नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस था वो भी नेगेटिव नहीं था, तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी। जो डिस्प्लेसमेंट था वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों थे, तो इसी तरह जो हमारी वेलोसिटी होगी वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों होंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को टाइम के साथ मेजर करके ही स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। होप अब आपको ये पॉइंट यहाँ तक का जो अभी हम तक हमने पढ़ा है वो सारा पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे कि मोशन क्या होता है, वन डायमेंशनल क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ आया होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम स्पीड और वेलोसिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। एक हमारे पास होती है एवरेज स्पीड और एक होती है हमारे पास स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी सेम वे से वेलोसिटी में भी एक हमारे पास होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम इन सब को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एवरेज स्पीड जो होती है, जब हम डेली लाइफ में बताते हैं ना कि इतनी स्पीड थी या हमने इतना स्पीड से कवर किया, तो डेली लाइफ में जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वो स्पीड हमारी एवरेज स्पीड होती है, जिसमें हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। जैसे कि अब मान लो कि आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपने डिस्टेंस कवर किया है, जो आपका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का। तो अब आप बोलोगे, और उसके लिए आपने जो टाइम लिया था वो था आपका 1 आवर, तो आप बोलोगे कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो वो हमने पर आवर में 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया। तो ये होती है आपकी स्पीड, कि आपका टोटल जो डिस्टेंस था वो कितना था और उसे कवर करने के लिए आपने टोटल जो टाइम लिया वो कितना था। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हमारी होती है, ये होती है कि स्पीड में चेंजेस आना। जैसे कि अब ट्रैफिक थी तो आपने स्पीड स्लो की होगी, रास्ते में कहीं रुके भी होगे, रास्ता साफ था तो स्पीड इंक्रीज भी हुई होगी। मतलब टाइम के साथ, मतलब टाइम बाय टाइम जब आपकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं स्पीड में, तो वो होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो मान लो कि आपके पास ये इतना डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका जो डिस्टेंस था उसके लिए कितना टाइम आपने कवर किया, तो उसके बाद आप मान लो कि आपके पास ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था, इसके लिए आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसमें आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया। तो ये होता है हमारे इंस्टेंटेनियस के पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर डिस्टेंस होना। तो इसमें ना हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही बात करते हैं, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ही लेते हैं कि इसमें मतलब कि ज़्यादा कंप्लीट लॉन्ग पाथ नहीं होता, शॉर्ट पाथ होता है। जिससे इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी जो होती है वो कार के जो स्पीडोमीटर्स होते हैं, जिससे हमें कार की स्पीड्स पता लगती हैं। तो इसे ना हम लिखते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टोटल डिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि हम टोटल में से कुछ कुछ पार्ट की बात करते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ना, उसे हम dx लिखते हैं, और जो टाइम होता है, जो कुछ टाइम हमने स्मॉलेस्ट टाइम लिया होता है, तो उसे हम dt लिखते हैं। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, शॉर्ट डिस्टेंस और शॉर्ट टाइम के लिए, लाइक dx बाई dt। नेक्स्ट वेलोसिटी, इसका कंसेप्ट भी सेम ही है।
मतलब एवरेज जो हमारी वेलोसिटी होती है उसमें हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं टोटल टाइम के साथ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम जो शॉर्ट हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ शॉर्ट पार्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चेक करते हैं, जिसे हम dx/dt लिखते हैं। तो एक ना अब हम न्यूमेरिकल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें ना हम वेलोसिटी और स्पीड दोनों को न्यूमेरिकल फॉर्म में समझते हैं। तो मान लो कि अब ना हमारा पॉइंट है ए और उस पॉइंट तक जाना है हमने बी। तो जो डिस्टेंस है ना हमारा ए और बी पॉइंट का वो 100 किलोमीटर का है। तो ए से बी तक जाने के लिए हमने 2 आवर्स मतलब 2 घंटे का समय लिया। सेम बी से ए तक वापस जाने के लिए भी डिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा 100 किलोमीटर, और इस बार हमने जो टाइम लिया वो था हमारा 1 आवर का, मतलब 1 घंटे का टाइम लिया। तो हमें इसमें निकालना है, एक तो एवरेज स्पीड निकालनी है और दूसरा हमें इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हम एक बार न्यूमेरिकली समझ लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो आने जाने में जो हमें डिस्टेंस लगा तो 100 किलोमीटर हम बी तक गए और 100 किलोमीटर में वापस ए तक आए। तो मतलब जो टोटल डिस्टेंस था वो तो हमारा आने में और जाने में 100 और 100 लगा। टाइम हमारा एक बारी में लगा 2 आवर और एक बारी में लगा 3 आवर्स का। तो टाइम हमारा टोटल था ये 2 + 1, तो ये था हमारा 200/3। तो जिसे हम डिवाइड करेंगे तब हमारी स्पीड आ जाएगी 66.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये थी हमारी एवरेज स्पीड, कि इस स्पीड से हमने अपना आने और जाने का जो था वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने आने में भी जाने में भी 100 किलोमीटर लिया और वापस में भी 100 किलोमीटर लिया, मतलब ए पॉइंट से शुरू किया था और घूम कर वापस ए पॉइंट पर ही आ गए। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कोई हुई ही नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम ही है, मतलब हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0। लेकिन टाइम हमें लग गया है 3 आवर्स का, तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो है 0। होप आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्लियर होगा। इतना पढ़ने के बाद ना अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इतना तो क्लास 9 में भी पढ़ा था, तो यहाँ न्यू क्या है, तो इसे हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं 11th में। तो क्लास 11 में जो न्यू है वो है डिफ्रेंसिएशन। क्या है जो न्यू है आपके लिए, जो न्यू वर्ड आपने यहाँ क्लास 11th में पढ़ना है ना वो है डिफ्रेंसिएशन। ये एक न्यू कंसेप्ट है जो आप यहाँ पढ़ोगे क्लास 11th। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द डिफ्रेंसिएशन। ये डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये इसे क्यों पढ़ना है, इसका यूज़ क्या है। तो डिफ्रेंसिएशन ना एक कंप्लीट फुल चैप्टर है क्लास 12 मैथ्स का। नेक्स्ट ईयर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे, पर अब हम उतना ही समझेंगे जितनी हमें इस चैप्टर में ज़रूरत है, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन हम कब यूज़ करते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, कि वो चीज़ जो है वो किस रेट से किस वैल्यू से चेंज कर रही है और उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो ये ना कंसेप्ट आपके लिए बहुत न्यू है, बिल्कुल फ्रेश है, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, कभी सुना नहीं है। तो हम ना एग्जाम्पल से धीरे से आराम से इसे समझना स्टार्ट करते हैं, तो आपने इसे बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले ना हम डिफ्रेंसिएशन को समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे होता है रेट ऑफ चेंज। एग्जाम्पल है, मान लो कि हमारे पास एक y है और वो इक्वल है हमारा x² के। अब अगर हमारा जो x² में कोई चेंज आएगा तो y पे उसका क्या इफेक्ट होगा, तो ये हमें चेंज करना है, मतलब रेट ऑफ चेंज। मतलब अगर हमारा जो x² है ना ये चेंज होगा और x² के चेंज होने के वजह से हमारे y पे
क्या इफेक्ट होगा। तो हमारा चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है x, तो हमें चेंज निकालना है y में, ठीक है। स्मॉल चेंज निकालना है, शॉर्ट चेंज निकालना है, तो हम dy लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो ये चेंज जो है हमारा वो dy में चेंज हो रहा है, बट किसकी वजह से हो रहा है, x में चेंज होने की वजह से, तो dx, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होता है कि जो डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि जो हमारी पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो y में जो चेंज आएगा x में चेंज होने की वजह से वो हो जाएगा 2x। समझे, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। तो मान लो कि अब जो हमारा y है वो है हमारा x की पावर है 3। तो अब भी x में जो चेंज आएगा उसकी वजह से y पे क्या इफेक्ट होगा, तो इसको हम लिखेंगे कि dy में जो चेंज आ रहा है dx की वजह से आ रहा है। तो पावर हमारी आगे आ जाएगी, पावर में से एक हमारा माइनस हो जाएगा, तो x की चेंज होने से की वजह से y की न्यू वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x²। बस इतना आपको आना चाहिए कि पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। आज हम इसी थोड़ा अच्छे से पहले समझ लेंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी कि अब हमारे पास x की स्क्वायर भी है, साथ के साथ x का क्यूब भी है। तो अब x के चेंज होने पे y का इफेक्ट, तो x के चेंज होने पे y में जो चेंजेस आएंगे तो वो पहले इसे देख लेते हैं। इसकी पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। सेम इसकी पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो dy/dx है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 3x की पावर 2। क्लियर? तो आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ना एक और केस लेके चलते हैं। मान लो कि अब जो हमारा y है ना उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अब हमें चेंज फिर वही निकालना है कि जो हमारा y है उसमें क्या चेंजेस आएंगे x की वैल्यू चेंज होने की वजह से। तो अब इसके पास तो x है ही नहीं, तो जब है नहीं तो जो चेंजेस होंगे वो होंगे 0। तो मतलब अगर कोई कांस्टेंट टर्म का हम डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे उसे, तो उसका आंसर होगा 0। अब सबको इकट्ठा एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि हमारे पास है y, तो y है हमारा x³ प्लस x² प्लस 3। तो x की वजह से y का इफेक्ट, y में चेंजेस होंगे हमारे, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, प्लस पावर आगे, पावर में से 1 माइनस प्लस 0, क्योंकि इसके पास तो x है नहीं। तो हमारा आंसर होगा 3x² प्लस 2x। अब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, होप आप इसे कर पाओगे इजीली। जब आगे कंसेप्ट समझते हैं, तो डिफरेंशिएशन जो है वो यूज़ होता है रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। तो हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, अगर हम लिखें कि वेलोसिटी है हमारी, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, के पोजीशन में कितना चेंज आया है, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है ना, ये होती है। तो हमारी हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है तो वो होती है हमारी dx, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के चेंज में शॉर्ट टाइम होता है। अब मान लो कि हमें जो x दिया हुआ है ना, ये वाला, ये हमारा जो x है, x होती है पोजीशन, ठीक है, टाइम होता है हमारा t। तो मान लो कि जो हमारा x है ना उसकी जो वैल्यू है वो है t का स्क्वायर है, मतलब जो पोजीशन है उसकी वैल्यू हमारी t² है। तो वेलोसिटी होती है हमारी dx/dt। तो हमें x का चेंज निकालना है, इस x का हमें चेंज निकालना है विद टाइम के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा 2t। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 2t। क्लियर? अब आपको
आपको डिफरेंशिएशन समझ आया? जितना भी समझ आया प्रैक्टिस के साथ और आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। तो अब तक तो हम समझ रहे थे डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है इंटीग्रेशन। अगेन इंटीग्रेशन को भी हम क्लास 12 मैथ्स में पढ़ेंगे। यहाँ आपको उतनी ही जितनी ज़रूरत है बस उतना ही यहाँ पर हम इसे समझेंगे, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो हमारे पास मान लो y की पावर जो दी हुई है ना वो x क्यूब है। अब इसका हमें निकालना है डिफरेंशिएशन। इसका क्या निकालना है? हमें डिफरेंशिएशन निकालना है इसका। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? dy/dx करके। तो इसकी वैल्यू आगे आ जाती है, तो वैल्यू में से एक कम हो जाता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पहले स्टेप पर मुझे वापस जाना है, मतलब मुझे इसका जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, मुझे वो नहीं निकालना, मुझे x की यही वैल्यू वापस चाहिए। तो डेरिवेटिव जब हमने डिफरेंशिएशन लिया है, मतलब इसका डेरिवेटिव लिया है, तो डेरिवेटिव से वापस ओरिजिनल वैल्यू पर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? तो वहां पर वापस जाने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। क्लियर? ठीक है। तो अब हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कि हमने x की वैल्यू में चेंज निकालना है। लेकिन अब जब हमने चेंज निकाल लिया लेकिन हमें ओरिजिनल वैल्यू वापस चाहिए, फर्स्ट स्टेप पे वापस जाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। एक बार दोबारा इसी सेम कंसेप्ट को दोबारा से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास मान लो अब 3x² है, तो ये हमारा न्यू y है 3x²। इसका चेंज निकालना है, तो इसका चेंज होगा हमारे पास dy/dx। पावर हमारी आगे आ जाएगी। अब ऑलरेडी ना हमारे पास आगे 3 है, तो और जो दूसरी पावर आगे आएगी तो वो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो है 6x। क्लियर? लेकिन ये तो है हमारा डेरिवेटिव, मतलब हम इस पार्ट से यहाँ तक आगे तो डिफरेंशिएशन की है हमने। लेकिन अब हमें ओरिजिनल वैल्यू वापस चाहिए, तो हम ओरिजिनल वैल्यू पर वापस जाने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करनी कैसे है, अब उसे समझते हैं कि इंटीग्रेशन करनी कैसे है। ये जो सिंबल होता है ऐसे करके s का, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास था कि जो हमारा dy है अपॉन dx वो था हमारा 3x², ये था हमारे पास। इसे ना हम एक w लिख लेंगे, मतलब इसे हम w को इक्वल समझ लेंगे, सॉल्व करना इजी रहेगा। तो हमें ना इंटीग्रेशन निकालनी है, मतलब हमने वापस x की जो वैल्यू है उस पर जाना है। तो हम w का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से x तक, क्योंकि हमें x की ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। हमारा जो पहले डेरिवेटिव में चेंज हुआ था वो dx हुआ था। सेम इसी तरीके से इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे कि हमें 0 से ओरिजिनल वैल्यू x तक जाना है। डेरिवेटिव हमने x के चेंज में लिया था। क्लियर? तो ओके, जो हमारा w है ये तो dy/dx ही है। तो इधर तो जो इंटीग्रेशन होती है तो उसका क्या रूल होता है? इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जब इंटीग्रेशन होगी तो आपकी जो पावर है उसमें +1 हो जाएगा, और जो सेम आपकी जो पावर है वो ही डिवाइड में आ जाएगी। क्लियर? पावर में +1 होगा और सेम पावर नीचे डिवाइड में आएगी। तो ये हो गया हमारा 0 से लेके x तक, ये वैल्यूज हैं हमारी। ठीक है। लिमिट होती है कि हमें इंटीग्रेट मतलब ओरिजिनल वैल्यू हमें कहाँ तक चाहिए, हमें x तक की वैल्यू वापस चाहिए, तो हमें x तक जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा 3x⁻³ नीचे 3, और हमें जाना है 0 से x तक। 3 से 3 कट जाएगा। अब हमें मिल गया x³ 0 से x तक। तो देखा हमने जो स्टार्टिंग में लिया था ना कि जो हमारा y है वो x³ है, तो हम उस तक पहुंच गए। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी अपर लिमिट, कि हमें लास्ट अपर लिमिट कहाँ तक जाना है। ये होती है हमारी लोअर लिमिट।
तो लिमिट को ना पुट करना होता है एक्स में, तो एक्स ही है, तो एक्स की क्यूब माइनस लोअर लिमिट है 0, तो 0 की वैल्यू हो जाएगी एक्स। तो इसका आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा एक्स क्यूब। क्लियर? तो हमने अब क्या किया था, हमने अगर यहाँ पर समझे तो हमने जो y था वो एक्स क्यूब लिया था, उसका ना हमने डेरिवेटिव ले लिया था, डिफ्रेंशिएट कर दिया था, जो एक्स स्क्वायर बन गया था। लेकिन हमें वापस ओरिजिनल वैल्यू चाहिए थी एक्स क्यूब, तो हमने 3x स्क्वायर की थी इंटीग्रेशन, तो हमें मिली ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर? आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। आराम से धीरे से समझना, कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा, बहुत ही इजी काम होता है ये। तो अब नेक्स्ट, अगर आपको ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को अच्छे से समझना है, मतलब 1-2 क्वेश्चंस की जो आपको वीडियोस है, प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप कमेंट कर देना, इनकी एक अलग वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एक होता है हमारे पास एक्स रिलेशन। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, जिसे हम जो छोटी क्लासेस है उसमें हम इसमें v/t पढ़ते थे कि वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ। तो ये तो हो जाएगी हमारी एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करनी है तो वो हमारी सेम वैसे ही रहेगी कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू को चेक करते हैं, मतलब हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारी dv/dt होगी, जैसे हमने स्पीड और वेलोसिटी को लिखा था। क्लियर? अब नेक्स्ट ना हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों के रिलेशंस को चेक करेंगे कि तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो अब हमें चेक करना है पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन। तो हमें पता है कि पोजीशन हमारी x होती है, वेलोसिटी v होती है, एक्सेलरेशन a होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पोजीशन है वो x है। पोजीशन को अगर हम टाइम के साथ चेंज कर देंगे तो वो हमारी हो जाएगी वेलोसिटी, मतलब dx/dt। अगर अब हम वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन, मतलब dv/dt। तो मतलब पोजीशन जो हमारी है उसका अब हमने जब पोजीशन जो है उसका हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव लिया, तो हमें क्या मिला, डेरिवेटिव लेने हैं बेटा, डिफरेंशिएट करने को ना डेरिवेटिव बोलते हैं। पोजीशन का डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन। लेकिन अब वापस जाना है हमने ए पे, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी से दोबारा पोजीशन जाना है तो इंटीग्रेशन। अब आपको रिलेशन क्लियर होगा कि अगर तो नेक्स्ट जाना है तो डेरिवेटिव, दोबारा ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है तो इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक कार है वो स्ट्रेट रोड के अलोंग मूव कर रही है, उसकी पोजीशन x है एट अ टाइम t गिवन बाय द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन से उसकी पोजीशन हमें गिवन है टाइम के रिस्पेक्ट में, 3t² माइनस 2t + 5, वेयर x इज मेजर इन मीटर्स, x की मेजरमेंट मीटर्स में लेनी है, टाइम की t की मेजरमेंट सेकेंड्स में लेनी है। कैलकुलेट करनी है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार जब हमारा टाइम होगा 2 सेकेंड्स का। अब हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी है। इंस्टेंटेनियस हमने चेक किया था कि स्मॉल चेंज होता है विद टाइम, तो हमें x का चेंज निकालना है विद टाइम। तो इसका मतलब ये होता है कि x में चेंजेस आ रहे हैं विद टाइम में। तो हम पहले x को लिख लेंगे कि x है हमारा 3t² माइनस 2t + 5। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, मतलब dx/dt निकालेंगे जो होता है हमारा वेलोसिटी, तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 3
2t, उसमें से एक 1 माइनस हो जाएगा तो 1 रह जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारी पावर जो आगे आएगी वो होगी 1, तो t के ऊपर पावर जो थी 1 से 1 हो जाएगा हमारा माइनस। तो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का हमारा क्या रहेगा, +0। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2s का 6t माइनस 2 1 दा 2, 1 से 1 माइनस हो जाएगा, t की पावर हो जाएगी हमारी 0। तो हमें पता होता है कि लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट से कि किसी भी टर्म की जो पावर है 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो मतलब हमारा जो t की पावर 0 है तो ये है 1। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो है हमारी 6t माइनस 2। लेकिन अब हमें वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, मतलब t की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, तो मतलब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 6t की पावर वैल्यू 2 माइनस 2, मतलब 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। डिस्टेंस को हमें नहीं निकालना था मीटर में, टाइम को निकालना था सेकंड्स में। तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर, इंस्टेंटेनियस की एक एग्जांपल। तो होप आज हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस आपको सब अच्छे से क्लियर होंगे। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।